हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं विवेक मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स का तीसरा चैप्टर यूनिट सेकेंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया है कि यहाँ पे सारे के सारे चार्जेस कहाँ किस फॉर्म में होंगे, इन मोशन। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक करंट के टाइप्स पढ़ लिए, और क्लास 10th वालों आप भी देखते रहिएगा कि ये आप ही का टॉपिक है ओम्स लॉ। ठीक है, आप भी इसको पढ़ चुके हो। तो व्हाट इज ओम्स लॉ? पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। मतलब किसी भी कंडक्टर में जो अप्लाइड पोटेंशियल है V, वो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। ठीक है, एक स्पेशल सी बात है इसमें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये दोनों कांस्टेंट मान के करने, क्योंकि इनका बहुत इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रिक करंट पे। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनल की वैल्यू इसको हटाएंगे तो B इज इक्वल टू आ जाएगा R इंटू आई। ये हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी एक्चुअल मीनिंग है रेजिस्टेंस। किसको डिनोट करता है ये? रेजिस्टेंस को। इसके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देख लेते हैं B इज इक्वल टू R इंटू आई। ये एग्जैक्ट वे में लिखना है IR, B इज इक्वल टू IR, यही हमारा ओम्स लॉ है। बस यहाँ पे आप स्पेशली याद रखिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग देम। ठीक है, उस कंडक्टर में जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो उसी कंडक्टर में फ्लो हो रहे वाले करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। मीन्स अगर पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट अपने आप बढ़ेगा, करंट बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल अपने आप क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, अगर हम R इज इक्वल टू निकालें तो R इज इक्वल टू हो जाएगा B अपॉन आई। मीन्स पोटेंशियल बढ़ाने से रेजिस्टेंस तो बढ़ता है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएं तो करंट क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ये स्पेशल सी बात है। तो यहाँ पे इस टाइप के कंडक्टर या इस टाइप की सर्किट को हम क्या कहते हैं, ओम सर्किट। ठीक है, ओमिक सर्किट। ये दो टाइप की होती हैं। पहला ओम्स लॉ से रिलेटेड जो सर्किट है, पहला जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगी, दूसरा जो ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करेंगी। मीन्स कुछ ऐसी होंगी जो सेम रेशियो में वर्क करेंगी। मीन्स आप देखिए कुछ इस तरीके से, B और I का अगर हम रेशियो दिखाएं आपको, अगर V इस रेशियो में बढ़ रहा है 3, 9, 12, 14, 15 एंड 18, तो ये भी कुछ इसी रेशियो में बढ़ेगा, 2, 4, 6, 8 एंड 10। ओके स्टूडेंट्स, इन दोनों के रेशियोज आपस में क्या होंगे, जिस रेशियो में ये इंक्रीज हो रहा है उसी रेशियो में हमारा ये भी इंक्रीज होगा। और इनसे रिलेटेड जो आपको ग्राफ दिखाना पड़ेगा, आपको ग्राफ की जरूरत पड़ेगी क्लास 10th और 12th दोनों को। जो आप ग्राफ दिखाएंगे तो कुछ इस तरीके से, ये आपका पोटेंशियल हो जाएगा V, ये आपका करंट हो जाएगा I, और इस पे जब आप दोनों का स्लोप दिखाएंगे तो कुछ इस तरीके से एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगी, और जो एंगल होगा वो एंगल हमेशा थीटा I के साथ बनाएगा। ठीक है, ये जो R है ये किसके साथ बनाएगा, I के साथ, करंट के साथ। ओके, इसको आप नोट करिए, फिर आपको ओमिक सर्किट बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे सर्किट, ओमिक सर्किट क्या होती है और नॉन ओमिक सर्किट। तो ऐसी सर्किट जो ओम्स लॉ को फॉलो करती है, दो सर्किट्स विच ओबे द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमारा क्या है, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जिस रेशियो में ये बढ़ेगा सेम कुछ उसी रेशियो में ये भी बढ़ेगा। ये आप मान लीजिए कि ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आपका करंट है। ठीक, ये I से शो कर रहे हैं इसको हम,
इसको हम V से शो कर रहे हैं। ओके, तो सपोज करते हैं I हमारे पास है 2, 4, 6, 8, 10 और V है हमारे पास 3, 6, 9, 12 और 15। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ये मान लेते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18। ये हमारा 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये 14 करके कुछ ऐसा। तो ये हमारा क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये 14। ये हमारा क्या है 3, 6, 9, 12, 15 और 18। ओके, क्लियर है। ये हमने जो यहाँ पर लेट किया था कुछ ऐसा ही आप लोग एक क्लास करके या 10th वाले आपके एग्जाम में ही आएगा, ठीक है, और 12th, ठीक है। ये आपको शो करवाना रहेगा कि किस तरीके से हम दिखाएंगे ओमिक सर्किट को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे 2 के साथ क्या है 3, 2 करंट ये है और 3 ये है, ये दोनों इस पॉइंट पे जाके मिलेंगे। पहला पॉइंट ये, ठीक है, दूसरा पॉइंट सॉरी ये, तीसरा पॉइंट ये आपको स्केल से मेजर करके बनाना है। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट। कुछ आप देख रहे हैं यहाँ से ये कुछ इस फॉर्म में, बिल्कुल जब आप मेजर करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा ये। ओके स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से ये बिल्कुल ये ऐसे गया ये, ठीक है। ये हमारा पोटेंशियल है, ये हमारा करंट है, ये जो स्लोप है और रेजिस्टेंस है, मींस ये इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा का। ओके, अगर यहाँ से हम एक पैरेलल लाइन ड्रा करें तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल भी होगा। ओके, और अगर हम इस एंगल के हिसाब से देखें तो हमारा परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। ओके, तो यहाँ पे स्लोप इज इक्वल टू स्लोप tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर क्या है b अपान ये क्या है, अगर ये आई है तो ये भी आई होगा b अपान आई। इसकी जहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं r, मीन्स हमारा जो स्लोप होगा वो क्या होगा r इज इक्वल टू b अपान आई। तो डिवाइड करके भी आप निकाल सकते हो। तो इसका स्लोप क्या आएगा, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी r स्लोप की। ओके, r इज इक्वल टू b अपान आई, परपेंडिकुलर अपान बेस। अब आप ये मत समझिएगा ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि थीटा के जो सामने वाली साइड होती है वही हमारी क्या होती है परपेंडिकुलर, और थीटा से जो लगी हुई साइड होती है वो हमारी क्या होती है बेस, और सबसे बड़ी वाली साइड क्या होती है हाइपोटेनियस। तो ये स्लोप हमारा एक तरीके से हाइपोटेनियस है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, और वैसे हमने क्लियर कर लिया। तो स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर हमारा है v और बेस है हमारा i, डिवाइड करवा दिए, ये वैल्यू है r की, तो r इज इक्वल टू b अपान आई, स्लोप tan थीटा की वैल्यू आ गई r। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा हो जाएगा ओमिक सर्किट, ठीक है। और ये हमेशा आप याद रखिएगा कि ये जो एंगल बनाएगा ये आई से बनाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना आई से। अब आप एक चीज़, आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, ये आपका पोटेंशियल है, आपका करंट है, यहाँ पे एक R1 R2 दो पूछ सकता है, 3, पहले 2 का आप देख लीजिए। इसमें से पूछेगा कि हु इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, दोनों में बड़ा कौन है, R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है। अगर आपसे इस क्वेश्चन में इसमें पूछ लिया जाए कि R1 बड़ा है कि R2, तो आपको पता है कि एक दूसरे से क्या बनाते हैं, आई से थीटा बनाते हैं, ये अदर एंगल, ठीक है, थीटा अल्फा मान लेते हैं। अब आप निकालें कैसे, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, एक बार आप दिमाग लगाइए कि R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है, किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहाँ पे एक लाइन ड्रा करिए, एक कांस्टेंट, जहाँ पे करंट को हम कांस्टेंट मान लें, ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं करंट कांस्टेंट है, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं जो दोनों को जाके टच करे, ये टच करते हुए बेस पे गिराते हैं, इसको गिराते हैं। तो आपको पता है
R इज इक्वल टू होता है B अपान आई। ओके, आई यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, तो दोनों के साथ आई ही होगा। R1 इज इक्वल टू हो जाएगा B1 अपान आई। देखो R1 कहाँ है हमारा, ये, ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा B1। R2 हमारा ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा B2। ओके स्टूडेंट्स, B1 बड़ा है कि B2 बड़ा है बाप, ये बताओ मुझे। ये हो जाएगा B2 अपान आई। ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि कौन सा ज़्यादा बड़ा है, B1, मीन्स इसकी वैल्यू ज़्यादा ग्रेटर है इससे। आई तो कांस्टेंट है, इससे ये तो घट बढ़ नहीं रहा है, ये तो कांस्टेंट है। ये मान लीजिए दोनों दो दो है, और ये इसकी वैल्यू अगर B1 की वैल्यू ज़्यादा है, B1 की वैल्यू 4 है, लेट कर लेते हैं B1 इज इक्वल टू 4 एंड B2 इज इक्वल टू 2, और I तो कांस्टेंट है, I इज इक्वल टू मान लेते हैं 1 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, B1 हमारा कितना हो जाएगा 4 अपान 1, कट के आ जाएगा 4, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और ये कट के आ जाएगा 2 अपान 1, कितना 2 ओम। ये हमने लेट किया था, तो एक तरीके से कौन सा वाला ज़्यादा बड़ा हुआ, R1, ये वाला। और इसका आप एक स्पेशल सा तरीका देखिए कि दोनों में से जो थीटा ज़्यादा बड़ा होगा, ये थीटा और ये थीटा, दोनों में जो ज़्यादा बड़ा होगा वही हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा बड़ा होगा। तो R1 के साथ ज़्यादा बड़ा एंगल बना रहा है, इसलिए R1 बड़ा होगा। ऐसे भी देख सकते हैं, और ऐसे भी आप देख सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू B1 अपान आई, R2 इज इक्वल टू B2 अपान आई। B1 ज़्यादा बड़ा था, इसलिए R1 इज ग्रेटर देन R2, ठीक है। यहाँ पे आप दिखाएंगे R1 इज ग्रेटर देन R2। 3 होगा तो 3 के साथ ऐसा बना लेंगे। एक सिंपल सा तरीका इसका थीटा वाला मैंने आपको बता दिया कि जैसे ये रहेगा R1, R2, R3, ये I रहेगा, ये B रहेगा। कौन सा एंगल बनाएगा, I के साथ बनाएंगे, ये और ये। तीनों में सबसे ज़्यादा बड़ा, सॉरी, ये तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा, ये लास्ट वाला, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा एंगल बना रहा है, ये इसका थीटा सबसे बड़ा है। तो ये R1 बड़ा होगा, उसके बाद R2 होगा, फिर R3 होगा। थीटा के हिसाब से भी आप देख सकते हो। तो एक नंबर में आता है, मल्टीपल में आता है, तो आप ऐसा डायरेक्ट देख के लगा सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, खास करके 10th वालों आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्लियर। हाँ, तो अब देखो कि नॉन ओमिक सर्किट क्या होती है। ऐसी सर्किट जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती, ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती। मीन्स यहाँ पे जो करंट और पोटेंशियल होगा वो ओरिजिन से ना शुरू होकर के और एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ना जा करके कुछ ऐसे यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, स्लोप कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी जा सकता है, ठीक है। मतलब क्लियर नहीं है कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जाएंगे। तो ये क्या कर रही है, नॉन ओमिक सर्किट है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती। ओम्स लॉ ने क्या बताया था कि पोटेंशियल और करंट दोनों के बीच से होकर के स्लोप जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आपको कुछ लिमिटेशंस बताते हैं ओमिक सर्किट की। ओके स्टूडेंट्स, हाँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख लीजिए, नॉन ओमिक सर्किट में ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता, ये मैंने आपको बता दिया। मतलब इसके लिमिटेशंस ये होंगे कि सबसे पहले लिमिट क्या है कि ओमिक जो सर्किट है वो ओमिक होनी चाहिए, नॉन ओमिक सर्किट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसको ये ओबे नहीं करता ओम्स लॉ को। और दूसरा, ये हमने जूल्स लॉ पढ़ा था, H इज इक्वल टू एक हीटिंग इफेक्ट था, H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी। मीन्स अगर आप करंट बढ़ाते जाएंगे तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, ऐसा है। लेकिन अगर करंट एक लेवल तक बढ़ाने के बाद भी आप रुके नहीं और बढ़ाते ही गए तो करंट बढ़ते बढ़ते करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट, ठीक। मतलब ये बढ़ते बढ़ते हीट भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, मतलब वो अप्लायंस गर्म होना शुरू हो जाएगा, और गर्म होना शुरू होगा मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा उसका। क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको पता है ना, कोई चीज़ अगर हीट तभी होती है जब उसका रेजिस्टेंस हाई होने लगता है। ओके, तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया तो एक टाइम आने के बाद ये आई करंट बढ़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि वी नो दैट R इज इक्वल टू B अपान आई। मीन्स अगर ये बढ़ना शुरू हो गया तो ये फिर घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर आई बढ़ा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, लेकिन अगर एक लिमिट तक आप बढ़ाने के बाद भी बढ़ाते रहे तो उस अप्लायंस में हीटिंग इफेक्ट चालू हो जाएगा, वो हीट करना शुरू कर देगा। और हीट करना चालू किया मतलब रेजिस्टेंस उसका हाई हुआ, और रेजिस्टेंस बढ़ा नहीं कि वी नो दैट R इज इक्वल टू B अपान आई। मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो
करंट अपने आप घटने लगेगा। मतलब अब एक पोजीशन ऐसी भी आएगी कि करंट नहीं बढ़ेगा, केवल पोटेंशियल बढ़ेगा। मींस इसका सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका ग्राफ अगर हम बनाना चाहें, ये पोटेंशियल है, ये करंट है, तो एक टाइम तक दोनों साथ बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर हम करंट बढ़ाना जारी रखें तो कुछ इस तरीके से पोटेंशियल बढ़ने लगेगा, लेकिन करंट बढ़ना बंद हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्लोप कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मींस ये इसकी लिमिटेशंस है कि आप करंट को एक लिमिट तक बढ़ा सकते हो, वरना वो ओमिक सर्किट नहीं बनेगा, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने देख लिया व्हाट इज ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ की दोनों सर्किट्स हमने पढ़ ली। ओमिक सर्किट क्या होती हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं। नॉन ओमिक सर्किट क्या होती हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती। उसके बाद हमने कुछ लिमिटेशंस देख लिए ओम्स लॉ के। मतलब हम बार बार ये नहीं कह सकते I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ऐसा नहीं कि करंट बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे तो पोटेंशियल भी बढ़ता रहेगा। ये आपके सामने क्वेश्चन आता है कि क्या हमेशा करंट बढ़ाने से पोटेंशियल बढ़ता है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा संभव नहीं है। एक टाइम के बाद करंट बंद हो जाता है बढ़ना, लेकिन पोटेंशियल बढ़ता रहता है। मींस पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, और आज का वीडियो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे की वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।